बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटे आपको आईडी कि हमने अपने वन शॉट लेक्चर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और जो वन शॉट लेक्चर में हमने अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना दैट इज अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। बेटे इसका पास्ट पेपर का एनालिसिस आप देख सकते हैं, 120 टाइम्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेटे इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके नम्स से भी एसोसिएट है और बाकी आपके एमडी कैट का पार्ट है, लेकिन बेटे यहाँ करवाने का मकसद ये होगा कुछ टॉपिक्स को कि आपको अगले टॉपिक समझाते हुए प्रॉब्लम ना हो, आपकी बेसिक्स के लिए वो टॉपिक करवाया जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटे सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से जो है ना वो हमारा पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। उससे पहले बेटे मैं चैप्टर के हवाले से कुछ थोड़ी सी बातें कि हमारे जो केमिकल काइनेटिक्स हमें वो क्या इंफॉर्मेशन देता है। बेटे केमिकल काइनेटिक्स जो है ना इट टेल्स अस अबाउट, ये हमें क्या बताता है बेटे, देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और बेटे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इन तीनों को जो है ना वो एक्सप्लेन करेगा हमारे रिएक्शन काइनेटिक्स बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमें क्या बताता है, रिएक्शन काइनेटिक्स हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताता है। बेटा रेट जो है ना आप देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के लिहाज से तीन तरह के रिएक्शन, एक होता है फास्ट, एक होता है मॉडरेट, एक होता है स्लो। बेटा जो फास्ट रिएक्शन होते हैं बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि 10 की पावर -16 टू 10 की पावर -14 सेकंड्स के अंदर जो रिएक्शन होता है ना हम उसको भी फास्ट रिएक्शन कंसीडर करते हैं। बेटे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, और बेटे हीमोग्लोबिन के साथ क्या है ऑक्सीजन का और CO का कंबाइन होना, दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन की बात की बेटे हमारी बुक के अंदर पीटीबी के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को मॉडरेट रिएक्शन कहा गया है। और बेटे अभी जो आपकी न्यू बुक एफटीबी की आई है वहां पे ये लिखा हुआ कि रिएक्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स एंड रिकॉर्ड फोटोग्राफ इमेजेस। बेटे फोटोग्राफ इमेजेस जो होती हैं और नर्व इम्पल्स जो होते हैं ना ये भी बेसिकली क्या होती है हमारे मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, राइट। इस तरीके से स्लो रिएक्शन के बेटे जो बहुत अरसे बाद होते हैं, आप ये कहने के जो मंथ्स टू ईयर्स जो है ना मंथ्स टू ईयर्स के अंदर अगर हो जाए दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन क्या होंगे बेटे जो आपके पास मिनट्स टू आवर्स के अंदर हो जाते हैं ना, मिनट्स टू आवर्स, तो इसके अंदर अगर हो जाएंगे दिस इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। बेटे रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, जैसे आयरन को जंग लगना, बेटे इस तरीके से फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज हो गया, कुकिंग हो गई, बेटे आपके पास फूड की हो गई, योगर्ट की फॉर्मेशन हो गई, और ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, एंड वेदरिंग ऑफ रॉक। ये सारी की सारी वो एग्जांपल है बेटे जो कि क्या है फास्ट स्लो रिएक्शन की एग्जांपल है। बट बेटे आपको आइडिया कि हम लोग प्रेफर करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटे नेक्स्ट चलते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की तो बेटे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन है A to P है। अब बेटे आपने क्या करना है, हमने रिएक्टेंट A के लिए मैंने कहा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, देखो मैंने इसकी इसी फॉर्मूला क्यों लिख सकते हैं बेटे, डी आपको बेसिकली ये चेंज के हवाले से बताते हैं, डी आर इन ओवर dt स्टैंड्स फॉर बेटे चेंज इन टाइम है। और बेटे ये मैंने रिएक्टेंट के लिए लिखा, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगाया, माइनस का मतलब ये है कि डिक्रीज हो रही कंसंट्रेशन, और वहां प्लस लगा इसका मतलब कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो ये बेटे मैंने रिएक्टेंट के लिए लिखा। अगर मैं आपसे प्रोडक्ट के लिखूं तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट के लिए आप कहेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बेटे ये फॉर्मूला रहेगा उसके लिए, आप प्रोडक्ट के लिए अगर लिखोगे। ओके बेटे, अगर यूनिट्स ऑफ रेट की बात की है तो मैंने दो तरीके से यूनिट्स बताए हैं, एक गैसियस रिएक्शंस के लिए, एक सॉल्यूशंस के लिए। बेटे सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। बेटे हम अपने सॉल्यूशंस के लिए मोल पर लीटर पर डेसीमीटर क्यूब भी यूज कर सकते हैं। एज यू पीपल नो कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, या हम मोलर पर सेकंड भी यूज करते हैं क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर इज अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी, राइट। गैसेस के लिए बेटे आपने गैसियस फेज के लिए कैसे लिखना है, फॉर्मूला कैसे लिखना है, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ओवर टाइम। बेटा इसका मतलब ये है कि गैसेस के लिए हम पार्शियल प्रेशर को देखते हैं और पार्शियल प्रेशर के लिहाज से रेट को डिसाइड करते हैं, तो डेल्टा P ओवर डेल्टा T। बेटे यूनिट्स इसके लिए ATM पर सेकंड एंड टॉर पर सेकंड हम यूनिट्स यूज करते हैं। बेटे दो तरीके से हमारे पास इंस्टेंट रेट होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। बेटे इंस्टेंटेनियस किसी भी मोमेंट पे जो रेट होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेस। बेटे इंस्टेंटेनियस रेस को dx ओवर dt लिखा जाता है। d बेटे हमेशा स्मॉल चेंज को इंडिकेट करते हैं, वो बहुत छोटा चेंज होता है। लाइक आपकी कह लो, मैं कहता हूं बेटे आपके पास 1.9 एंड 2 जो है ना 1.9 या 2, ये एक बहुत छोटा जो है ना इंटरवल है, दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज। तो बेटे स्मॉल चेंज के लिए हम डी को यूज करते हैं। बेटे आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ये कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, हर मोमेंट पे उनका कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होता है। और बेटे ये क्या होता है, ये दो स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान होते हैं। आप इसको इस तरीके से लिखते हो, ये इसका लिखने का तरीका कार है। बेटे डेल्टा एक नोटेबल चेंज है। बेटे नोटेबल चेंज का मतलब ये है कि जैसे आपका रिएक्शन है, आपने 0 से 60 सेकंड ले लिया, तो 0 से 60 सेकंड एक नोटेबल चेंज होता है।
बेटे ये एक कांस्टेंट पैरामीटर हो रहा है फॉर गिवन रिएक्शन। एक गिवन रिएक्शन के लिए आपने अपने रेट, अगर एवरेज रेट निकालना है तो आपको एक इंटरवल सेट करना पड़ता है, तो बेटे उस इंटरवल में रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बेटे यहां पर ना कुछ बातें लिखी हैं, ये बातें भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले आइए आपको कुछ थोड़ी बातें समझाता हूं, फिर आपकी बातों का अंदाजा होगा। बेटे ये देखिए मैंने आपके सामने एक टेबल लगाया है कि हम कैसे बताते हैं बेटे रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट, बेटे देखिए मैंने बिटवीन टू इंटरवल। बेटे इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी मोमेंट के ऊपर होगा, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा, और ये बड़े फास्ट रिएक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को ले रहे होते हैं। अच्छा बेटे यहाँ पर ये देखो वही पिछली वाली बात कि आपने रिएक्टेंट्स के लिए लिखना डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन लिखना है। अच्छा बेटे मैंने क्या किया, मैंने ना आपके सामने ना ये देखो ए और बी का मैंने रेट इक्वेशन लिख दिया, ये यूनिट्स ऑफ रेट भी मैंने आपके सामने लिख दिया, दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेट। अब बेटे मैंने एक हाइपोथेटिकल डाटा आपके सामने दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए ले ली, कंसंट्रेशन ऑफ बी ले ली, यहाँ पे बेटे टाइम ले लिया, राइट। अब देखिए मैंने आपने लिखना कैसे है, देखिए बेटे मैंने फॉर रिएक्टेंट्स के लिए लिख रहा हूं, मैंने टाइम ले लिया 0 से 60 सेकंड, ये मेरा 0 से और ये 60 सेकंड आ गया। बेटे आपके पास ना यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता है कि हम लोग बेटे बेसिकली क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल जो है ना वो निकालते हैं। बेटे ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब बेटे आपके पास जो है ना वो फाइनल कंसंट्रेशन क्या और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या। देखो बेटे अगर आप रिएक्टेंट्स की बात करें तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन ये 0 है, और बेटे इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 18 है। देखो 18, देखो बेटे मैंने माइनस का साइन बाहर लगाया हुआ है क्योंकि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब देखिए कि पॉजिटिव हो जाएगा। बेटे आपको तो ओपन करूंगा, देखो 18/60, बेटे 18/60 आ गया, 0.3 मोलर पर सेकंड आ गया। 0 से 60 के दरमियान हमने रिएक्टेंट्स के लिए एवरेज रेट ले लिया, और बेटे मैं यूनिट्स ये लिख दिया, और ये मेरे पास आ गया कि आपके पास 0.3 मोलर पर सेकंड आ गया। बेटे सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट के लिए अगर ये रेट लिखना चाहता हूं तो प्रोडक्ट के लिए देखिएगा डेल्टा ये आ रहेगा डीबी dt, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। बेटे अब बी के फाइनल मॉल्स कौन से हैं, दिस इज द फाइनल मॉल्स ऑफ बी एंड दिस इज द इनिशियल मॉल हो गया। बेटे टाइम आपको पता है, टाइम दोनों के लिए फाइनल क्या है 60 और इनिशियल ये था, लेकिन दोनों के लिए टाइम बेटे वहां भी फाइनल 60 था, यहाँ भी फाइनल 60 है। सॉल्व के 18/60, बेटे यहाँ पे भी आपके पास क्या रेट आ गया, यहाँ पे भी आपके पास 0.3 मोलर पर सेकंड आ गया। आपने देखा बेटे रेट, एवरेज रेट इज कांस्टेंट। आप पीछे मैंने बताया था एवरेज रेट यहाँ पे आपका कांस्टेंट वेरीफाई हो गया। अब बेटे यहां पे क्या होगा कि अब आपने ना एक चीज देखनी है, ये मैंने एवरेज रेट निकाल दी। बेटे इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, देखिए बेटे आपको पता है tan थीटा में एक इंफॉर्मेशन देता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। और बेटे ये जो परपेंडिकुलर ओवर बेस या tan थीटा होती है, स्लोप जो है ना स्लोप बता रहा होता है, एंड स्लोप इज सिंपली tan थीटा। बेटे tan थीटा बेसिकली में क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा होता है। जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो आपका स्लोप होगा, वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, राइट। बेटे आप ये देखिए, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होता है कि बेटे मैंने अब आपके सामने इंस्टेंटेनियस रेट लगा रहा हूं, ये मैंने बेटे कंसंट्रेशन ले ली, ये मैंने टाइम ले लिया। देखिए मैंने पहले क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे आपके पास ना 10 सेकंड के ऊपर ना मैंने क्या करना था बेटे, मैंने 10 सेकंड के ऊपर निकालना था रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको तो ना फिजिक्स में क्या करते थे भाई, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो। बेटे जब आप टेंजेंट एक ड्रॉ कर लेते हो ना, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, देखो ये आपके पास ना एक ट्राइंगल बन जाता है, यहाँ से लेके यूं आपके पास एक ट्राइंगल बन जाता है। तो बेटे यहाँ ये ट्राइंगल की परपेंडिकुलर ये बेस है। बेटे बेसिस ने हमें क्या बता दिया, टाइम बता दिया, और इसने हमें क्या बता दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन बता दी। बेटे मैंने सॉल्व कर दी है। तो देखिए बेटे मैंने क्या लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पे 9 है, और टाइम आपके पास 18 है, 18 सेकंड है। बेटे आपके पास 0.5 मोलर पर सेकंड आ गया, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट आ गई एट 10 सेकंड के ऊपर। बेटे मैंने 40 सेकंड्स के ऊपर ना यहाँ पे आपके पास जो है ना वो रेट लेना चाहा, ठीक है। तो बेटे मैंने ये देखा कि जब मैंने रेट लिया ना, तो एक पॉइंट के ऊपर ना अगर रेट निकालना तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ किया। बेटे टेंजेंट ड्रॉ करके बेटे यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल की दोनों साइड जो है ना हमें क्या दे रही है, कंसंट्रेशन दे रही है, और नीचे वाली साइड में क्या दे रही है बेटे, आपको ये दे रही है टाइम दे रही है। तो बेटे देखो 2 को 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ये आ गया। आपने क्या देखा बेटे, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जब स्लोप बहुत ज्यादा था, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, बेटे यहां भी 0.5 आ रहा है। एट द एंड क्या हो गया बेटे, स्लोप डिक्रीज कर गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। बेटे एवरेज रेट आपके पास ये देखो 0.3 मोलर पर सेकेंड। बेटे पता ये चला, मैं ये कह सकता हूं कि एट द स्टार्ट इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा, एवरेज रेट कम था। लेकिन बेटे किसी एक पॉइंट के ऊपर आके आपको पता है ये 0.5 डिक्रीज कर रही है, कभी 0.3 भी तो हुआ होगा। इसका मतलब बेटे वो टाइम जब टाइम अप्रोच कर देगा 0 को, तो अप्रोचेस टू 0 अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है किसी एक मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हुए होंगे। बेटे फिर क्या हुआ, एट द एंड क्या होगा, आप देखिए इंस्टेंटेनियस रेट 0.3 से भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो बेटे आप लोगों ने ये बातें सुनी होती थी, मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है ना एक
डाटा से सारी बातें समझा दी। इंस्टेंटेनियस रेट स्टार में ज्यादा, एवरेज रेट कम, इंस्टेंटेनियस आपको पता है 0.5 था। और बेटे एंड के ऊपर देखो ये आपके पास एवरेज रेट ज्यादा हो गया। अब बेटे यहाँ पे ये आपस में किसी पॉइंट के ऊपर क्या होंगे, अब जो है ना वो इक्वल हुए होंगे। जब टाइम इंटरवल जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया होगा, तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट आपस में क्या होंगे, इक्वल हुए होंगे। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अबाउट आपके पास होगा नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस के बाद। यस बेटे ये एक पास पेपर का क्वेश्चन था कि आपके पास 2a प्लस बी और ये आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द इक्वेशन रेट। बेटे कौन सा रेट को नहीं इंटीग्रेट कर रहा। बेटे आपको तो बी का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस db, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि माइनस का साइन क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। बेटे प्लस का साइन लगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल ठीक है dt भी। बेटे -1/2 क्योंकि जो कोफिशिएंट होते हैं हम उनको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटे इसका मतलब ये अगर डिनोमिनेटर में ना लिखे हम लोग तो इसका मतलब 2 टाइम ए और 1 टाइम बी रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है 2 टाइम ए, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। बट आपको पता है कि हम एक यूनिट टाइम जब लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कोफिशिएंट को नीचे ले जाते हैं ताकि ऊपर 2 रखेंगे, नीचे ये जो 2 है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड रेट बिकम्स कांस्टेंट, राइट। तो बेटे इसका मतलब ये भी ठीक है, लेकिन बेटे ये बात ठीक नहीं क्योंकि प्रोडक्ट के लिए इसको क्या लगाना था, यहाँ पे साइन प्लस लगाना था। आइए बेटे एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बेटे, इंस्टेंटेनियस रेट इज हाई होता है, ठीक है जी। ओके बेटे नेक्स्ट रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी एमसीक्यू आया था। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन बेसिकली क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटे रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का आपस में जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज द रेट लॉ या रेट इक्वेशन। बेटे ये देखिए आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, लेट्स से मेरे पास है a प्लस बी और ये मेरे पास ना c प्लस डी आया है, ये c प्लस डी आ गया, राइट। अब मैं क्या करूं, ये c प्लस डी आ गया, दिस इज a एंड दिस इज b, दिस इज स्मॉल c एंड दिस इज d। बेटे आप ये देखिए कोफिशिएंट a है, a और b है, लेकिन मैंने x और y लिखा है। नाउ बेटे क्या, पहले थोड़ी थोड़ी बातें देख लो। x इज ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ a, ओवरऑल दोनों का सम कर लो, y इज ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन b एंड k इज रेट कांस्टेंट। बेटे इस बात को समझने के लिए ना मैंने आपके सामने की इक्वेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। बेटे दिस इज अ मेन इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन थी, इसके बेटे 2 मॉलिक्यूल थे। मैंने मैकेनिज्म लिखा, मैकेनिज्म में ये स्लो स्टेप है, दिस इज द फास्ट स्टेप। और बेटे आपको आइडिया है कि हम लोग का जो रेट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द एंड ऑर्डर जो होता है, स्पेशली ऑर्डर डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। बेटे स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल थे, मैंने 2 लिखा। मैंने रेट लॉ इसको देख के क्यों नहीं लिखा, मैंने यूं क्यों नहीं लिखा कि भाई यूं क्यों नहीं लिखा कि NO2 और ये आ जाएगा CO, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज क्यों नहीं, क्योंकि हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता चला कि ये गलत रेट लॉ है, ये ठीक है, यानी CO की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा। तो फिर इसीलिए बेटे मैंने A और B नहीं लिखा, मैंने X और Y लिखा। मुझे क्या पता कि यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटे इससे ये पता चला कि हमारा जो रेट लॉ है ये क्या है, इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, मैंने इसे देख के ये नहीं लिखा, बल्कि मैंने ये लिखा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप। बेटे लॉ ऑफ मास एक्शन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, कहता है कि व्हेन रेट ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। बेटे ये आपके पास A और B है, आप देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द A एंड B, और इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और बेटे मैंने ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिख दिया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि बेटे दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास, बेटे कंसंट्रेशन दैट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। बेटे मैं एग्जांपल अक्सर आपको देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिरयानी की प्लेट है, और बेटे उस बिरयानी की प्लेट में क्या है कि आपके पास बिरयानी है, आपने जो खा लिया वो आपके बॉडी का पार्ट बन गया, दैट इज द एक्टिव मास। जो आपने नहीं खाया इसका मतलब एक्टिव मास नहीं होगा। तो वो कंसंट्रेशन जिसमें चेंज आता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास। अच्छा बेटे अब मैंने कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है कंसंट्रेशन। बेटे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, व्हेन रिएक्शन मिक्स इज डाइल्यूट ऑल द मास इज एक्टिव। क्यों, इसलिए कि बेटे डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर हमारा जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो आइडियली बिहेव कर रहे होते हैं, यानी उनका आपस में रिलेशन खत्म हो चुका होता है, उनकी आपस में फोर्सेस नहीं होती। इसलिए हम क्या कहते हैं बेटे एक्टिव मास अगर आप बात करते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिव मास इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन। जो उनकी अपनी कंसंट्रेशन है ना वहां पे सॉल्यूशन में वही उनका एक्टिव मास है। लेकिन बेटे कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होता है, व्हेन रिएक्शन इज कंसंट्रेटेड एक्टिव मास कंसंट्रेटेड ज्यादा होगी, एक्टिव मास कम होगा। यानी क्यों, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट का एक एक आयन अलग-अलग नहीं है, वो आपस में भी अटैच होंगे, वो मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं है। लिहाजा जिससे क्या होगा कि एक्टिव जो है ना वो कम होंगे और इनएक्टिव जो है वो ज्यादा होंगे।
और बेटे ये याद रखिएगा, जो हमारा ए और बी है ना, ये कहां से आए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आए, और लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन इससे नहीं पता चलता, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आपको रेट लॉ से पता चलता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है एंड इट इज थ्योरेटिकल बेस्ड। ओके बेटे, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, यूनिटी लेते हैं अपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो बेटे आपके पास रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। बेटे आपको यहाँ पे आड़ी जो के होता है, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हर रिएक्टेंट की नेचर डिफरेंट है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफर कर रही होगी। बेटे ये कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, बट इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे? बेटे आप लोगों ने आर्हेनियस की इक्वेशन पढ़ी होती है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर, और ये आ जाएगा ओवर आर टी आना था, ठीक है, ये आ जाएगा ओवर आरटी। अब बेटे आप क्या करें, आपको पता है कि बेटे अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं ना, देखो माइनस इनवर्स के साथ टेम्परेचर है ना, तो ये मैं लिख सकता हूं -1/T लिख सकता हूं ना, यू भी लिख सकता हूं। बेटे आपको पता है किसी भी चीज का नेगेटिव इनवर्स उसके डायरेक्ट रिलेशन को इंडिकेट करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट। अब बेटे ये टेम्परेचर वाली बात क्लियर होगी, कैटलिस्ट वाली बात देखिएगा। बेटे आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मैं ना के से रिलेट करूंगा। बेटे ये -EA ना, -EA है, तो बेटे आपको पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में, बेटे जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ एक्शन क्या होगा, कम होगा, यानी आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और बेटे कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब है कैटलिस्ट के साथ डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में रिलेशन, जो मैं आपको बता रहा हूं। बेटे किसी भी आपने रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने हैं, तो बेटे आपको पता है कि रेट कांस्टेंट के यूनिट डिपेंड कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अगर आपको ऑर्डर पता है, एन पता है, तो आप बेटे एन यहां पुट करके किसी भी के आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। ओके बेटे नेक्स्ट तरह चलिएगा, ये आपके पास सामने की इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। बेटे आपको पता है यहां पे किस तरफ लेके जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ जो रिलेशन है हमने पढ़ा था, दैट इज एक्चुअली रेट लॉ, हम उसको रेट लॉ कहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन नॉट द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट लॉ इज बेसिकली एक्चुअल रेट, और एक्चुअल रेट होगा, तो ये बेटे बेसिकली रेट लॉ किसने डेफिनेशन पूछी है आपसे। बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, तो बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होता है, या आप क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट्स का सम लेते हैं, और बेटे वो जो एक्सपोनेंट्स की जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है, जैसे बेटे ए और बी जो है ना, इसका सम हमें क्या देता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रहा होता है। बेटे अगेन आप ये देखें कि मैंने यहाँ एक्स और वाई लिखा, ए और बी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि कितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, राइट। बेटे मेरे पास रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल रिएक्शन जिनको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं, और ये सिंपल रिएक्शंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेटे मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, राइट। बेटे इनमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्लो स्टेप। एंड स्लो स्टेप हमें बेसिकली बेटे क्या बता रहा होता है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा होता है। बेटे यहाँ आपको छोटा सा जो है ना वो डिफरेंस नजर आ रहा होगा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो बेटे इसको जल्दी जरा देखिएगा। मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली क्या है कि हम ना फॉर सिंपल रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बेटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको नजर आते हैं किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलरिटी। बेटे सपोज करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, जैसे मैं कहता हूं भाई वाटर की एग्जांपल लेते हैं। बेटे वाटर ने ना ये 2H2O बनाया और ये 2 आ गया। बेटे इसके मॉलिक्यूल देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3। अगर ये सिंगल स्टेप है, वाटर सिंगल स्टेप, लेकिन बेटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। हम मॉलिक्यूलरिटी किसकी लेंगे, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, हम देखेंगे वहां मॉलिक्यूल्स कितने हैं। बेटे यहां देखो जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके 2 स्टेप्स हैं, लेकिन बेटे मैंने मॉलिक्यूलरिटी कहां से लेनी है, ये देखो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। इस तरीके से बेटे अगर आप आगे देखें क्या लिखें, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है मॉलिक्यूलरिटी बेटे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के लिखी जा रही है। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के लिखते हैं। बेटे ये जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव ये फ्रैक्शन नहीं होती, ये हमेशा होल नंबर होते हैं। ये ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी, राइट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड कर रही होती है। जो हमने देखा था कि जो एक्चुअल रेट हमें नहीं बताता, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। और बेटे ये हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फॉर बोथ टाइप ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इज चेंजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर बेटे आपके एक सिंपल रिएक्शन ऐसा हो कि जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उनमें मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, राइट, क्योंकि उनमें मजीद स्टेप्स नहीं होते।
बेटे ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, हम आगे आके देखेंगे। बेटे ये जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन है, कांट बी ग्रेटर देन 3, ये बेटे इक्वल टू और लेस देन 3 होता है। ये बेस कर रहा होता है लॉ ऑफ रेट, लॉ के ऊपर होता है, डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। बिकॉज कि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन टेल्स अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इससे हमें मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का आइडिया होता है। और बेटे यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, सिंपल रिएक्शन के मैंने कहा जो मॉलिक्युलरिटी आपके पास होगी ना, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बेटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देखो नीचे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी इक्वल एंड ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, राइट। बट याद रखिएगा मॉलिक्युलरिटी इज नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो बेसिकली सिंपल रिएक्शन के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। अच्छा बेटे ये आपके सामने मैंने एक रट्टा है, आपने सारा लगाना है इसका कि कौन कौन से रिएक्शन ऐसे हैं बेटे जो जीरो ऑर्डर है, कौन कौन से ऐसे हैं जो मेरे हमारे फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। बेटे आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखनी है और इससे आपको रेट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। देखिए बेटे क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। बेटे इनका रेट लॉ ऐसे लिखा जाता है और ए की पावर आप क्या लगाते हैं, जीरो लगा देती है। बेटे ये बहुत से हमारे जो हमारे सरफेस ऑफ मेटल्स होते हैं ना, यानी सरफेस कैटालाइज जो रिएक्शन होते हैं ना, वो हमारे मोस्टली क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जैसे बेटे हमारे पास सरफेस कैटालाइज रिएक्शन के अंदर अगर आपको याद हो, ये देखिएगा डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हीटेड टंगस्टन। बेटे अगर आप अमोनिया की डीकंपोजिशन करो ना हीटेड टंगस्टन के ऊपर, तो आपके पास क्या होता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं बेटे। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और बेटे जो एंजाइम जो ना कैटालाइज रिएक्शन होते हैं ना, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटे फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं बेटे, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द सिंगल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बेटे आप ये देख सकते हैं, इनका रेट लॉ हम ऐसे लिखते हैं कि यानी एक रिएक्टेंट होगा जिसकी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा होगा, आपने इसका रेट लॉ लिख दिया। बेटे ये देखिए थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ, ये देखिए इसकी डीकंपोजिशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बेटे ये ब्रोमीन का ब्रोमीन में कन्वर्ट होना और रेडियम का रेडॉन में कन्वर्ट होना, एंड थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, these are the reaction that are called as the, आप इनको क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहोगे। ये एग्जांपल बेटे आप लोगों ने बस माइंड में रखनी है, इसके अंदर एसएच और कुछ भी नहीं है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर बेटे ऐसे रिएक्शन जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, वेयर वन रिएक्टेंट ऑफन वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, सो इट इज कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटे अगर कांस्टेंट तो हम एक इज वाटर की पावर क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। बेटे याद रखिएगा हमारे पास जितनी भी हाइड्रोलिसिस होती हैं, ऑल द हाइड्रोलिसिस बेटे सारी के सारी हाइड्रोलिसिस जो होती हैं, दे आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको शायद याद होगा एक बात बताई थी कि आपके पास ना ये बाई मॉलिक्यूलर होना जरूरी है। बाई मॉलिक्यूलर में जिसको एक्सेस करेगा ना, तो फिर हम ए को कहेंगे ए इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन बेटे आप ये देखें, ये मॉलिक्यूल देखने में क्या लग रहा है, ये बाई मॉलिक्यूलर नहीं, ये ट्राई मॉलिक्यूलर है। तो बेटे ट्राई मॉलिक्यूलर में अगर वो इसको एक्सेस कर देते ना ए को, तो मैं इसको बी के लिहाज से सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं कहूंगा, क्योंकि ये देखने में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ट्राई मॉलिक्यूलर है। तो बेटे मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप याद रखिएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के ऊपर ही अप्लाई होता है। ट्राई या टेट्रा मॉलिक्यूल में किसी को भी एक्सेस करने से आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं कह सकते। बेटे ये सारे के सारे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि बेटे जिसमें क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है ना, इसके ऊपर बेटे या आप 1 पावर लगा सकते हो, या किसी एक ही कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा तो हम उसके ऊपर 2 पावर लगा देंगे। नाउ बेटे दीज ऑल आर द रिएक्शन, ऑल आर द एग्जांपल्स दैट यू हैव टू मेमोराइज कि बेटे जो हमारे क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, राइट बेटे। अब यहाँ पे बेटे यहाँ देखिएगा ऑल्सो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, ये भी नीचे आके बताता हूँ कब होगा। तो बेटे ओजोन के लिहाज से इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, HI सेकंड ऑर्डर, NO2 सेकंड ऑर्डर, NO2, N और ओजोन बेटे ये सारे के सारे के हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपने बेटे इनको याद रखना है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेटे जिसमें क्या होगा, देखो आप इसका रेट लॉ ऐसे लिख सकते हैं, यानी आपके पास 3 रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगी, उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा, और बेटे आपके पास या 3 रिएक्टेंट है, तो आप देखो तीनों की पावर आप 1 ले सकते हैं, राइट। बेटे आपके पास एग्जांपल आ गई NO और ऑक्सीजन, और बेटे यहाँ पे आपके पास आयरन क्लोराइड की जो है ना KI के साथ रिएक्शन, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। बेटे फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन हम वहां पे लेते हैं जहां पे हमारे पास क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स आते हैं। जहां इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, वहां पे हम किसको स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। और बेटे आप याद रखिएगा, जैसे आपको पता है कि सनलाइट से जो हम लोग हेलोजिनेशन करवाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वहां पे बेटे क्या बनती है, बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं। फ्री रेडिकल इज बेसिकली इंटरमीडिएट, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे क्या होता है, देखो आप किसी एक की पावर 1 और दूसरे की आपने 0.5 ले लिया, जो फ्री रेडिकल होगा हम उसकी पावर 0.5 लेंगे। जैसे बेटे देखिए CCl4 बनना, इससे
ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 1.5 होगा। लेकिन बेटे अगर एग्जामिनर आपको यूं लिख देना CH4 प्लस क्लोरीन लिख के और सनलाइट नहीं लगाता, अगर आपसे कहता है CH3Cl प्लस HCl, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बेटे आपने फौरन मार्क कर दें इट इज फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन बेटे अगर वो यूं कर दे CH4 प्लस क्लोरीन लिख दे और ऊपर सनलाइट का साइन लगा देना CH3 और Cl और प्लस HCl, बेटे इसको सनलाइट में कह रहा हूं, तो बेटे नाउ इट इज कॉल्ड एज अ जीरो ऑर्डर। अब ये जीरो ऑर्डर होगा। अब बेटे इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन सारे का सारा लाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो लाइट पुट कर दे, रिएक्शन में लाइट लिख दे, तो फिर बेटे हमारा क्या होगा, वो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर वो लाइट नहीं लिख रहा तो फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। बेटे नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं कि जिसमें बेसिकली रेट क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, राइट। देखिए द रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। बेटे a की पावर -1 है। जैसे बेटे आपको कहा जा रहा है कि यहां पर ना आपके पास ओजोन का ना, ओजोन में ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना। अब बेटे यहाँ पे देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेटे ओजोन का ऑक्सीजन में टूटना, ऑक्सीजन एक्ट एज अ इनहिबिटर। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां ऑब्जर्व होते हैं जहां प्रोडक्ट में को इनहिबिटर आता है, जो क्या करता है, जो रिटार्ड करता है रेट को, कि रिएक्शन का रेट कम हो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आने से वो अवॉइड करवाते हैं। तो बेटे इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बेटे ऑक्सीजन के लिहाज से ना, ऑक्सीजन के लिहाज से इट इज, ये ऑक्सीजन है O2 होगा, O2 के लिहाज से इट इज नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू ओजोन इट इज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ना बेटे ये कुछ आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक से ये 3-4 सवाल आपको सॉल्व करवाने हैं। बेटे याद रखिएगा जब भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कंसंट्रेशन इतने गुना बढ़ रही है, रेट इतने गुना बढ़ रहा, तो ऑर्डर में ऑर्डर क्या होगा, बेटे इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेरा याद कर लो, रेट इज इक्वल टू A और इसकी पावर आप क्या लगा दो, n लगा दो। बेटे इससे क्या होगा, आसानी से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। n टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटे देखिए आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन 2 टाइम है, ये 2 टाइम। बेटे रेट मेरे पास 8 आ रहा है, मुझे बताओ इसकी मैं पावर n आपको खुद डिसाइड करना आना चाहिए। इसकी पावर में क्या रखूं कि मेरे पास क्या आ रहा है। बेटे मेरे पास जो ऑर्डर है, मेरे पास जो n है दैट कम्स आउट टू बी 2। तो बेटे मैं क्या करूंगा, इसकी पावर क्या लगाऊं, 3 लगा दूं। इसका मतलब मेरे पास ऑर्डर निकल कर आ गया, ऑर्डर इज 3। ठीक है, ये ऑर्डर मेरे पास क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। लेकिन बेटे इसको जरा देखिएगा कि कंसंट्रेशन कितना टाइम है, कंसंट्रेशन का 1/2 पुट कर दो, रेट मेरे पास 1/4 आ रहा है। बेटे आपको पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 का, बेटे 1/2 का ये हाफ है ना, आपको पता है ना। तो बेटे ये कैसे आया होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। बेटे मुझे आपको ना मुझे n डिसाइड करना है, n क्या होगा। बेटे अगर आपको नहीं भी आता ना, मैं आपको बेस सेम करना सिखाता हूँ। बेटे आप इसकी बेस सेम कर लें। देखो आपको तो ये 1/2 है, मैंने कंसंट्रेशन नहीं किया, 1/2 ठीक है। बेटे 1/4 करना है, आप बेस सेम करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करो, यहां पर ना आप ऐसा करो, ये लिख लेते हैं। बेटे देखिए आपको पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 आंसर लेना, तो 1/2 का मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/2 का स्क्वायर करूंगा, 1/4 आ जाएगा। तो बेटे इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बेटे तो मैं यहाँ बेस सेम वाली बात कह रहा था ना, वो मैं यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस पे अप्लाई नहीं होनी थी, इस पे अप्लाई होगा। देखिए बेटे मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 8, रेट मेरे पास 2 टाइम आ रहा है। अब बेटे मुझे क्या करना है, n निकालना है। तो बेटे पहले मुझे इनकी बेस सेम करनी है। इस 8 को मैं 2 बना लेता हूं। तो बेटे 2 कैसे बनाऊंगा, ये 2, इसकी पावर 3 लिख के ये मैं लिख दूंगा n कर दूंगा। ठीक है बेटे, अब देखिए आपको तो बेस सेम हो गई थी, कैंसिल कर दो, 1 बच गया, 3 इसके नीचे आकर डिवाइड आ गया। तो बेटे n क्या निकल कर आ गया, 1/3। दिस इज जो कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर बेस सेम करने वाला मेथड सीखा हुआ है। अरे बेटे ये कुछ और क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, कि आप कैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा दे देते हैं और उससे आपने क्या निकालना होता है, आप लोगों ने रेट लॉ बनाना होता है। तो बेटे आपने क्या करना है, जिसका आप लोगों को ऑर्डर निकालना है या रेट लॉ लिखना है, तो आपने क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, आप विद रिस्पेक्ट टू मैंने ए, जिसके रिस्पेक्ट में आपने रेट लॉ लिखना ना, रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू ए, या जिसके रिस्पेक्ट में आपने ऑर्डर फाइंड करना ना, तो आप इसको उसमें आपने क्या करना है, अब ए के लिहाज से देख रहे हैं, ए की 2 कंसंट्रेशन वो लेनी है जिसमें चेंज आ रहा होगा, और उन्हीं 2 कंसंट्रेशन के बिल्कुल पैरेलल आपकी बी की जो 2 कंसंट्रेशन है, इट मस्ट बी कांस्टेंट, जो पैरेलल उसकी होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए बेटे मैंने ए की ना 2 कंसंट्रेशन ले ली। बेटे मेरे पास ना ए की 2 कंसंट्रेशन देखो, 0.1 से 0.3 ये कंसंट्रेशन बढ़ी है 3 टाइम। क्या ये दोनों आपस में कांस्टेंट है? यस कांस्टेंट है, बिल्कुल पैरेलल। बेटे रेट कितने टाइम बढ़ा? रेट भी 3 टाइम बढ़ा है। बेटे आप ये देखिए क्या मैं रेट लॉ लिख सकता हूँ, रेट लॉ इज इक्वल टू के कांस्टेंट और ए और इसकी पावर 1 लगा दूं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन भी 3 टाइम बढ़ी है, रेट भी 3 टाइम बढ़ा है, तो वही तरीका ना 3 और यहाँ 3 आंसर आ, तो 1 पावर लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। अब बेटे बी की तरह बात करते हैं। तो बी में जरा देखो,
आपके पास ना बी की दो कंसंट्रेशन ले लें बेटे, आप देखो 0.1 और 0.2 ये दोनों आगे कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन बेटे 2 टाइम बढ़ रही है, एंड 3 4 are 12, आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू बेटे बी, अगर आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू बी अगर रेट लॉ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, क्या बी की पावर 2 लगा दूंगा? आप कहेंगे यस सर, कैसे लगाऊंगा बेटे? आपको कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ रही है, 2 टाइम, आंसर 4 आ रहा है, आंसर 4 लाने के लिए इसकी पावर क्या करना पड़ेगी, 2 लगाना पड़ेगी। बेटे ये वाला सवाल ना अभी कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको सोचने का मौका दे रहा हूं और चीजें आपकी मजीद अच्छी हो जाए। समटाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जिसका आपने रेट निकालना होता है ना, उसके साथ वाले का ना कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना जरूरी है। समटाइम ऐसा होता है कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं भी होती, तो उसके लिए क्या करना है? अब बेटे आप ये करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ना, आपने जिसका ऑर्डर निकालना है, लेट्स से जी आपने विद रिस्पेक्ट टू जो है ना ए के रिस्पेक्ट में आपने ऑर्डर निकालना है, तो बेटे ए की देखो पहले दोनों कंसंट्रेशन क्या है, पहले दोनों कंसंट्रेशन ए की क्या है बेटे, वो आपके पास है कितनी है, कांस्टेंट है, राइट। और बेटे बी की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो अब मैं क्या करता हूं बेटे, अब आपकी मर्जी ए या बी किसी को भी ले लेते हैं बेटे, मैं क्या करता हूं, मैं बी को पहले ले लेता हूं, मैं विद रिस्पेक्ट टू बी ना, मैं विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो क्या कर लेता हूं, रेट लॉ लिख लेता हूं, तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब बेटे देखें कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ रही है बेटे, 2 टाइम बढ़ रही है, बेटे रेट भी कितने टाइम बढ़े, 2 टाइम बढ़ रहा है, तो बेटे आपको पता है बी की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यस बी की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से। अब बेटे ये दोनों कांस्टेंट थी, अब क्या होगा, अब आप ए की दो कंसंट्रेशन ले ले बेटे, मैंने ए की ये दो कंसंट्रेशन ली, ये कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ रही थी, लेकिन बेटे आगे आप देखें बी में भी चेंज आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आप बी को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बी की कंसंट्रेशन भी 3 टाइम बढ़ रही है, मेरे पास रेट कितने टाइम बढ़ रहा है, रेट 9 टाइम बढ़ रहा है। अब आपको ख्याल आ गया होगा कि मैंने ए की पहले क्यों नहीं निकाली, क्योंकि ए की भी चेंज आ रहा है, बी में भी चेंज आ रहा था, तो पहले मैंने बी के लिहाज से निकाल दी और बी का मुझे पता चल गया। अब बेटे बी का ऑर्डर पता चल चुका है, अब बी की यहां कंसंट्रेशन चेंज हो ना हो नो मैटर, आपने करना क्या है, हमने रेट लॉ लिखना विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप क्या करोगे, आपने ये करना है कि जो आपके पास ये रेट आपका 9 टाइम आ रहा है ना, इस 9 टाइम के रेट को आपने क्या करना है, जो इसकी कंसंट्रेशन है ना उस पर डिवाइड कर दो ताकि बी खत्म हो जाए। देखें जो रेट है ना 9 टाइम, इसके ऊपर क्या कर दो, बी की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो बेटे, 3 आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये 9 टाइम रेट बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है कि 3 गुना ये कंसंट्रेशन बढ़ी, 3 गुना वो बढ़ी, तो फिर मेरे पास क्या आंसर आया, 9 आया। तो मैं तो भाई विद रिस्पेक्ट टू बी बता चुका हूं, अब मुझे बी की कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं थी। तो बेटे आपके पास क्या होगा, विद रेट विद लॉ, रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखना होगा, ए के रिस्पेक्ट में अगर रेट लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये ए लिख के कंसंट्रेशन भी 3 टाइम और रेट भी 3 टाइम, तो बेटे आंसर क्या आ गया, 1। एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या होता है, ए और बी का सम कर लो, 2 आंसर आ जाएगा। बेटे ये जल्दी से आपको बताना है, नम्स में आया था कि आप कहता है विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटे देखें विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, बेटे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, 3 विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। नाउ बेटे डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हीटेड टंगस्टन, देखो बेटे सदामू 2024 में पूछा हुआ है, इट इज 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बेटे नेक्स्ट जरा देखिएगा, दैट इज फिजिकल मेथड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन, कि आप फिजिकल मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करते थे। बट ये फिजिकल मेथड में द फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड कंडक्टोमेट्रिक मेथड होता है। बट इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय फिजिकल मेथड, आपने रेट ऑफ रिएक्शन फिजिकल मेथड से मेजर करना है और वो हमारा कंडक्टोमेट्रिक मेथड है। अच्छा बेटे इसमें क्या होगा कि आपके पास इफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन द आयोनिक फॉर्म, तो बेटे ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर देखो आपको होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक फ्री आयंस और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बेटे मैंने यहाँ लिखा है फॉर रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कंडक्टिविटी कम होती है एंड फॉर प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये कब होगा बेटे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या हो, मैंने देखिए इफ कंसंट्रेशन वाइज इज मोर ऑन रिएक्टेंट साइड, जैसे देखिए बेटे सिल्वर नाइट्रेट जिसके नीचे बेटे AQ लिखा होता है ना, इसका मतलब ये आयंस की फॉर्म में, तो बेटे यहाँ सिल्वर आयन है, यहाँ नाइट्रेट आयन है -1, ये +1 है, ये सोडियम आयन और बेटे ये क्लोराइड आयन है। और बेटे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटे, 2 आयन्स हैं। अब आप बेटे देखिएगा कि यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड क्या है, मेरे पास आयन ज्यादा है, रिएक्टेंट से कहाँ जाना शुरू होगा, प्रोडक्ट, तो बेटे टाइम गुजरने के साथ साथ कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। लेकिन बेटे
अगर मैं बात करता हूं, ये वही वाली बात जो मैंने आपको ऊपर बताई, अभी जो बता रहा हूं कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम के गुजरने के साथ साथ आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। बेटे इफ कंसंट्रेशन इज मोर ऑन प्रोडक्ट साइड, बेटे प्रोडक्ट साइड के पास आयंस ज्यादा हैं, तो बेटे होगा क्या, यहां पे मैंने लिखा है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा ना टाइम के साथ साथ, तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस केसीएल के ज्यादा आयंस आपने बनाने, तो आप वहां पे क्या इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तो बेटे बहुत सिंपल, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, तो रिएक्टेंट में अगर आयंस ज्यादा है तो आपकी कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, प्रोडक्ट में जाके आयंस मजीद बन रहे हैं तो कंडक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरीके से बेटे नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। तो बेटे रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड के अंदर क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो बेटे जैसे जैसे टाइम गुजरने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप चेंज नोट करते हो, तो बेटा हम उससे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं। बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा था कि लाइट जो है ना वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती थी, वो वाला कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से बेटे स्पेसिफिक रोटेशन मेथड में क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे कंटेन कायरल कंपाउंड। बेटे कायरलिटी आपको याद होगी, हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिटेल पढ़ा था। वो कंपाउंड जो लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी साइड रोटेट करवाते हैं, तो बेटे हमारे कायरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि टाइम के गुजरने के साथ साथ एंगल ऑफ रोटेशन अगर बढ़ता है, तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर वो लाइट को रोटेट करवाएगी तो इसका मतलब है कि वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर वो नहीं करवा रही तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। इसी तरीके से बेटे स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बेटे अगर आपके पास क्या हो, देखो मैं कहता हूं कि आपके पास कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है कि जो रिएक्टेंट वाली साइड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अब वो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चला जाएगा तो इसका मतलब है अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा प्रोडक्ट में जाके। तो मैं ये कह सकता हूं कि एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती जा रही है, और बेटे जिससे क्या होती जाएगी, एब्जॉर्बेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और प्रोडक्ट में अगर कोई ऐसी चीज बन रही है जो लाइट सेंसिटिव है, लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो बेटे टाइम गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या होगा, एब्जॉर्बेंस ज्यादा होती जाएगी। नाउ बेटे डायलेटोमेट्रिक मेथड क्या होता है, वॉल्यूम चेंज मेथड। मैंने लिखा इफ वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, के टाइम के साथ साथ जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ना ये रिएक्शन है, राइट, ये एक रिएक्शन है। अब बेटे मैंने क्या किया, इसके अंदर ना मैंने ऐड कर दिया एसिड की प्रेजेंस के अंदर ना मैंने इसमें H और OH ऐड कर दिया। आपको तो बेटे मार्कनी का रूल अप्लाई होगा, तो ये बनेगा CH3, ये आ जाएगा OH आ जाएगा, और ये CH3 और ये H आ जाएगा। बेटे आपको पता है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन थे, यहाँ पे इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था कि जिससे पोलैरिटी होती, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और बेटे वहां पे आप देखिए OH आ गया, OH की वजह से बाकी मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्ट होंगे वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटे अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, वहां वॉल्यूम क्या हो गया बेटे, कम हो गया। जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंज आता रहेगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आप रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं टाइम के साथ साथ। नाउ बेटे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। बेटे व्हाट आर दोस फैक्टर्स, तो बेटे उसमें आपके पास आते हैं, देखो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट और ये सारी के सारे फैक्टर्स लिखे हैं। बेटे मैं आपके सामने नेचर ऑफ रिएक्टेंट को डिस्कस करने लगा हूं। इसमें बेटे रिएक्शन की टाइप आ जाएगी, रिलेटिव रेट आ जाएगा, और रीजन आपके सामने आ जाएगा। बेटे आयोनिक रिएक्शन ये बहुत फास्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि बेटे आयंस जो है ना वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं, हमें यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत नहीं होती। बेटे न्यूट्रलाइजेशन या डबल डिकम्पोजिशन ये भी बेटे बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये मोस्टली आयन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं, यानी एक आयन दूसरे आयन से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड अ वेरी फास्ट रिएक्शन। बेटे कोवलेंट रिएक्शंस आपको होता है, ये मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि बेटे आपको यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होनी होती है, और यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तब जाके ये रिएक्शन होता है। बेटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये स्लोर होते हैं आयोनिक रिएक्शन से। जो आयोनिक रिएक्शन है उनसे क्या होता है, स्लोर होता है। क्यों बेटे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटे, ट्रांसफर हो रही होती है, और बेटे इलेक्ट्रॉन का यानी लॉस और गेन और होता है, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन स्लो होते हैं देन दैट ऑफ आयोनिक रिएक्शन। बेटे स्टेरिफिकेशन हमारा क्या होता है बेटे, स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या होता है, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस रिएक्शन को क्या करने के लिए बेटे, करवाने के लिए, राइट। नाउ बेटे रीजन मिसाल देखिए होते हैं। अब बेटे कंसंट्रेशन देखिएगा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटे आप ये बात पढ़ के आ चुके हो, राइट। बेटे ये आपके सामने वही वाली बात जो मैं पीछे आपको बता के आया था कि आपने जब भी रेट लॉ लिखना है तो
आपने क्या करना है, जिसका रेट लॉ लिखना है उसकी दो कंसंट्रेशन वो लेनी है जिसमें चेंज आ रहा होगा, और साथ वाली की वो दो कंसंट्रेशन लेनी है उसके बिल्कुल पैरेलल जिसमें वो कांस्टेंट हो। आइए बेटे, अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू NO अगर मैंने ऑर्डर लिखना हो तो मुझे NO की दो कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। बेटे देखिए, ये आपको तो ऊपर कांस्टेंट, ये 2 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो देखो बेटे आगे कांस्टेंट है, यस बेटे ये जो कंसंट्रेशन, ये जो रेट है ना 0.0063, अगर बेटे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो ना, यू विल गेट 0.025। इसका मतलब बेटे मैं ये लिख सकता हूं कि रेट अगर लिखूं कि कांस्टेंट और बेटे NO, आप देखें कि कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ी है, आंसर मेरे पास 4 आ रहा है, तो बेटे इसकी पावर क्या रखूंगा, 4 आंसर आ जाए, आप कहेंगे सर 2। सो विद रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। अब बेटे आप विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आप लोग ना रेट लॉ लिखो जरा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट लॉ कैसे लिखोगे, इसकी दो कंसंट्रेशन ले लें। बेटे ये देखो, ये दो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ये आगे दोनों कांस्टेंट है, तो बेटे आपको पता है कंसंट्रेशन 2 टाइम, बेटे वहां से रेट भी कितने टाइम बढ़ रहा है, 2 टाइम बढ़ रहा है, तो बेटे दोनों का आंसर 2 लाना है, तो बेटे आपको पता है इसकी पावर मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखूंगा। कंसंट्रेशन 2, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, जो है वो क्या नाम है उसका, 2 ही आ रहा है। अच्छा बेटे आगे भी आप कर सकते हो, अब ये कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ी है बेटे, 3 टाइम बढ़ी है, देखो आगे दोनों कांस्टेंट है, बेटे रेट भी कितने गुना बढ़ा है, 3 टाइम बढ़ा है। बेटे आप ये देखिएगा, ये कंसंट्रेशन कितनी गुना बढ़ी है, 3 टाइम बढ़ी है, रेट ये दोनों कांस्टेंट है। बेटे ये जो रेट है ना, आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो ना, तो आपके पास ये आंसर आ जाते हैं। तो देखो बेटे NO अगर कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ी है तो रेट 9 टाइम बढ़ा है, तो बेटे 9 आंसर लाने के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो मैंने पूरा बॉक्स आपको सॉल्व कर दिया। ना बेटे सरफेस एरिया, बेटे आप जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम पाउडर होता है इसका सरफेस एरिया एल्यूमिनियम फॉल से ज्यादा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में ज्यादा ये एफिशिएंट होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ईच पार्टिकल के ऊपर ईच हमारा रिएक्टेंट आके सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बेटे कोलाइडल जो होते हैं, ये हमारा आपको पता है कि जो कोलाइडल होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, देखा जो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, तो बेटे उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है और रिएक्शन जल्दी से हो जाते हैं। बेटे आपके पास ये रिएक्शन लिखा हो कि एल्यूमिनियम मॉडरेटली रिएक्ट करता है विद वार्म NaOH, बट पाउडर्ड एल्यूमिनियम इतना रिएक्शन होता है, इतना तेज होता है कि वो कोल्ड NaOH के साथ भी क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, और आपके पास बेटे ये प्रोडक्ट बनाता है। बेटे लाइट की अगर बात की तो लाइट जो है ना, लाइट हमारे पास लाइट का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि लाइट हैज फोटॉन, उसके पास स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटे, केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बेटे फोटोसिंथेसिस हो गया, हैलोजिनेशन हो गया, हैलोजन रेडिकल इन्वॉल्व रिएक्शंस हो गए, फोटोग्राफी होगी, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बेटे अगर लाइट होगी तो इनका रिएक्शन होगा, अगर लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ बेटे कंडीशन, अगर आपके पास सुटेबल अमाउंट के अंदर लाइट अब्सॉर्ब हो रही है तो बेटे आपके पास क्या होगा, रेट इंक्रीज करेगा। अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है ना, ज्यादा फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आपके पास नो लाइट है, आपके पास लाइट नहीं है, तो बेटे वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत स्लो या ना होने के बराबर। जैसे फोटोसिंथेसिस बेटे डार्क के अंदर नहीं होती, अगर होगी तो बहुत नेग्लिजिबल। फोटोसिंथेसिस हमेशा कब होती है, जब आपके पास लाइट का सोर्स होता है। बेटे टेम्परेचर के बारे से बात की तो टेम्परेचर वाला पॉइंट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटे इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, दोनों का रेट क्या होता है बेटे, इंक्रीज करता है, चाहे एक्सो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर का काम क्या होता है, क्यों बेटे, रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, और बेटे टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, आपके के कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। बेटे टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, देखो नंबर इफेक्टिव कोलिजन हो गए, और बेटे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वाली बात दोबारा वही आ गई। अब बेटे अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कितने गुना रेट बढ़ेगा जब आप 20 से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बेटे आप लोगों ने इसके लिए शॉर्टकट याद रखने हैं, तो आप 2 की पावर n लगा लो, या बेटे आप 2 की पावर ना जो n होता है दिस इज डेल्टा t ओवर आप लोग 10 कर लो। बेटे आपको तो 20 से 110 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, तो बेटे आपको पता है 90 का डिफरेंस है, ये बेटे 10 आएगा, 1 कैंसिल, बेटे 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करो तो बेटे मेरे पास 512 गुना आ जाता है। चाहे आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, चाहे आपको केल्विन में दिया जाए, तो बेटे आपने याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने इससे, इस शॉर्टकट से आपने इस बात को याद रखना है। अब बेटे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बोल्ट्जमैन मैक्सवेल का आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और बेटे इस ग्राफ के अंदर आपको वो बताना क्या चाह रहा है कि आपके पास ना यहाँ पे ये वो मॉलिक्यूल होंगे जिन मॉलिक्यूल की एक सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी थी, जिससे क्या हुआ कि बेटे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा चुका।
बेटे इस बात को मैं समझाने के लिए आपको ना थोड़ी सी ग्राफ की हेल्प लेता हूँ, एक छोटी सी बात की हेल्प लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बेटे लेट्स से मेरे पास एक ना ये मेरे पास एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। बेटे रिएक्टेंट्स के पास ना ऑलरेडी एक स्टोर्ड एनर्जी मौजूद है, मैं कह रहा हूँ 50 जॉल ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी मौजूद है। बेटे ये जो एनर्जी होती है जो बिल्कुल पीक पे होती है, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल टॉप, ये बेटे आपके पास है 200 जॉल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब बेटे रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में जाना है, तो रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में जब जाना है तो बेटे उनको ना यहां से लेके यहां तक एनर्जी चाहिए। अब बेटे आप डिफरेंस निकाल लो, इसके अंदर मैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या कह सकता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली थ्रेशहोल्ड में से माइनस कर दो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को, माइनस कर दो एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। बेटे कितनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, 150 जॉल। ठीक है जी, 150 जॉल। अब बेटे जिन रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट क्या करेंगे, क्या कर देंगे बेटे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अब मैं कहता हूं बेटे यहां पर ना ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी क्या है, 200 है, या 200 आप ऐसे इक्वल एंड ग्रेटर देन 200 है, जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गए। और बेटे अब ये इतने सारे मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल यहां पड़े हैं, ये सारे मॉलिक्यूल ये पड़े हुए हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं जा सके। इसका मतलब है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी नहीं जिसकी वजह से वो नहीं जा सके। आप देखिए जब टेम्परेचर कम था तो ये पीक बहुत बड़ी है, टेम्परेचर बढ़ाने से पीक क्या होगी, शॉर्टर होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स ने इनफ काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया। अब वो जो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उससे क्या होगा बेटे, कोलिजन होंगे, और कोलिजन से वो क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ख्याल करना है बेटे, याद रखना है। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। नो बेटे, एक्टिवेशन एनर्जी हैज नो इफेक्ट विद द टेम्परेचर। बेटे आपको पता है कि इसकी मैं मिसाल यूं देता हूं, क्या पहाड़, क्या सर्दियों में पहाड़ छोटा हो जाता है टेम्परेचर कम होता है तो, क्या गर्मियों में पहाड़ बड़ा हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, नो बेटे एक्टिवेशन एनर्जी स्टिल 150 रहेगी, जस्ट टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। अच्छा बेटे यहां भी देखिएगा हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कहते हैं स्टीपनेस क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब बेटे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के पास ना मॉलिक्यूल ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने शुरू होते हैं, ये देखिए वो बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। और ये वाली बात उसका रिवर्स लिखा है कि लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी 200 जॉल की नहीं होती और फ्यू मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाते हैं। नाउ बेटे डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेटे ये ना छोटा सा टॉपिक, ये भी आपने बस कुछ बातें याद रखनी है। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटे इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ रिलेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज करते हैं। आपको पता है कि हाफ लाइफ हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा, हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जज करते हैं। बेटे आपको याद है हमने लिखा था K इज इक्वल टू मॉल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। ठीक है बेटे, डिफरेंशियल मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये बेटे ग्राफिकल मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, आप ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। बेटे आपको तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए कंसंट्रेशन का टाइम के साथ साथ क्या है इन, बेटे आप देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरे कंसंट्रेशन क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बेटे दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए। आपको ये ग्राफ नजर आ रहे होंगे कि जैसे जैसे एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, राइट। और कंसंट्रेशन जब डिक्रीज कर रही है तो बेटे इसका मतलब है आपके पास ये जो है ना वो आ रहे होते हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं इनको, ये ग्राफ आपके पास ऑब्जर्व होता है। अब बेटे रेट का टाइम के साथ, रेट का कंसंट्रेशन के साथ जो ग्राफ है बेटे ये क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बेटे हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए हमने लाइन क्या लगाई है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाई, कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट, यानी रेट उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, यहाँ बेटे रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो बेटे जस्ट आपको ये माइंड में रखना है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ को आपको माइंड में रखना है। बेटे हाफ लाइफ मेथड में ना आपको एक सवाल दिया हुआ है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटे हाफ लाइफ मेथड में ना ऑर्डर अगर निकालना हो तो n इज इक्वल 1 प्लस, ये आपके पास होता है T2 ओवर T1 एंड ये आ जाएगा A1 ओवर A2, समथिंग लाइक दिस फॉर्मूला होता है आपके पास। बेटे इस फॉर्मूला से आप क्या करते हो, आप लोग बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, आपको दो हाफ लाइफ दी जाती है, आपको क्या दी जाती है, दो कंसंट्रेशन दी जाती है, और आप इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो। बेटे इसको ना मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करूंगा, मैं आपको देखिए वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाता हूं। बेटे देखो कहता है इन द थर्मल डीकंपोजिशन एंड 205 द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकंपोज ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट वाज 255 सेकंड,
255 सेकंड पे इनिशियल प्रेशर कितना था 290 टॉर, और बेटे एंड 212 सेकंड के ऊपर 212 सेकंड्स के ऊपर कितना है 360 टॉर आपके पास क्या है बेटे 360 टॉर आपके पास क्या प्रेशर है। नाउ बेटे यहां देखिएगा ये सॉल्व कैसे होगा, इस फॉर्मूला से हो जाएगा, लेकिन बेटे इतना लंबा काम हम क्यों करें। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है T1/2, बेटे ये पढ़ा नहीं है ना पढ़ाया गया आपको, लेकिन समझाने के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 1/KA। बेटे जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है ना, इसका मतलब हाफ लाइफ क्या होगी, ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन हाफ लाइफ का इनवर्स रिलेशन है। देखिए बेटे यहाँ टाइम 255 है, 255 पे आपके पास 290 प्रेशर है। बेटे आपने टाइम को कर दिया कम, बेटे प्रेशर क्या हो गया ज्यादा, टाइम को कर दिए कम, प्रेशर हो गया ज्यादा। नाउ दिस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बेटे नेक्स्ट देखिएगा दैट इज अबाउट मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। बेटे इस दिस मेथड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाइंड आउट बाय द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द कंसंट्रेशन। जैसे बेटे मैं आपको पीछे सिखा के आया था कि आपने कैसे ऑर्डर निकालना है, कैसे रेट लॉ लिखना है। बेटे वही तरीका कार कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, जिसका आपने रेट लॉ लिखना है या आप लोगों ने जिसके लिए ऑर्डर निकालना है, उसकी दो कंसंट्रेशन वो लेनी है जिसमें चेंज आ रहा हो। बेटे इसमें चेंज आ रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है। बेटे आप देखिए मैं लिख नहीं रहा बट डायरेक्टली सॉल्व करने हैं। आपकी कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ रही है, और बेटे आपके पास जो रेट है वो 2 4 8 है। रेट आपके पास 4 टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और ए की पावर क्या आ रहेगी 2 आ रहेगी। बेटे बार बार इन क्वेश्चंस की क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप देखेंगे चौथी पांचवी दफा लेक्चर के अंदर आ गया, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है, आपको आना चाहिए। अब बेटे आप क्या करें, बी की दो कंसंट्रेशन, अब बेटे आपने क्या करना है, बी की दो कंसंट्रेशन वो लेनी है जिसमें चेंज आ रहा है, उधर ए कांस्टेंट रहना चाहिए। बेटे मैंने बी की ये दो कंसंट्रेशन ले ली, 5 2 10, यहां ये दोनों कंसंट्रेशन ए की कांस्टेंट, एंड बेटे 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -4 है। ये ख्याल करना कि ये बड़ी वैल्यू है, वो -5 है। तो बेटे यार 8 2 16, बेटे कंसंट्रेशन भी 2 टाइम बढ़ी है, रेट भी 2 टाइम बढ़ रहा है। तो अगर मैं रेट इक्वेशन लिखना चाहूं या रेट लॉ लिखना चाहूं तो बेटे बी की पावर क्या लगाऊंगा 1 लगाऊंगा। विद रिस्पेक्ट टू वी इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विद रिस्पेक्ट टू इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ बेटे नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट। बेटे अगेन ये कहूंगा नम्स वाले बच्चों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पीटीबी के जो जिन्होंने जो है वो एमडी कैट देना उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप रीडिंग जरूर कीजिएगा। बट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। आपको मैंने जैसे पीछे भी बताया था कि आपके पास फॉर एग्जांपल बेटे यहां से लेके ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एक स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट इज 50 जूल है, और बेटे यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है ना ये 20 जूल, दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और बेटे अगर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो बेटे एक्टिवेशन एनर्जी क्या निकल आएगी, वो 150 निकल आएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी, आप थ्रेशहोल्ड में से माइनस करोगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को। बट इसके यूनिट होते हैं जूल पर मोल यूनिट होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, इस पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी आपको पता है जिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। और बेटे आप जानते हैं एक आपके पास ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और एक आपके पास क्या, मैं अगर ड्रॉ करूं और वो ये बड़ा सा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो बेटे अब यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना अनस्टेबल होगा। बेटे ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि जैसे बेटे आयोनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन बेटे कोई कोवलेंटली बॉन्डेड रिएक्शन है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको करवाने के लिए। बेटे कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रही होती है एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट यूज करने से क्या हो जाता है बेटे, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करने से, ये देखिए कैटलिस्ट यूज करने से ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। बेटे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड नहीं करती। बेटे ये कुछ यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपको इसके अलावा भी यूनिट्स बता देंगे एनर्जी के, जूल, किलो जूल और कैलोरी और अर्ग वगैरह हम यूज करते हैं। बेटे कोलिजन थ्योरी की अगर बात की तो कोलिजन जो है एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, एक होता है इनफेक्टिव कोलिजन। बेटे जो कोलिजन इफेक्टिव होता है ना, कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद प्रॉपर ओरिएंटेशन से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसके लिए एक परफेक्ट टाइम होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन बॉन्डिंग करने के लिए, एंड उसकी प्रॉपर एनर्जी होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर एंड इक्वल देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। उस केस में इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इसका बेटे रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, राइट।
और बेटे याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव कोलिजन, राइट। जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। बेटे यहां पर आप ये देखिएगा कि आपको ना एक कोलिजन के हवाले से इनइफेक्टिव कोलिजन, बेटे ओरिएंटेशन रॉन्ग था, ये स्लोली कर रहे हैं। बेटे आप देखिए प्रोडक्ट नहीं बना क्योंकि एटम नीड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, एटम्स नीडेड फॉर न्यू बॉन्ड डू नॉट मीट, सही तरीके से मीट नहीं कर रहे क्योंकि इनका ओरिएंटेशन रॉन्ग था। बेटे यहां देखिए इनइफेक्टिव कोलिजन, इनके पास क्या है, इनइफेक्टिव कोलिजन तब भी होता है जब आपके पास उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है। देखिए बेटे अब क्या उनके पास इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, एक्चुअली उनके पास एनर्जी उतनी नहीं है कि वो क्या कर सकें, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। बेटे लो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन हुआ लेकिन बेटे अगेन प्रोडक्ट नहीं बना क्योंकि देखो कैन नॉट ओवरकम रिपल्शन और वीकन बॉन्ड, यानी वो इसको ब्रेक नहीं कर सके ना, तो आपका रिएक्टेड प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा सका। पिछले बॉन्ड तब ही ब्रेक करने थे जब इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होता, ये आके प्रॉपर ओरिएंटेशन से मिलते तो बेटे प्रीवियस बॉन्ड टूटते और नए बॉन्ड बनते। ये देखिए बेटे करेक्ट ओरिएंटेशन प्लस सफिशिएंट एनर्जी, हाई एनर्जी, राइट, हाई काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो हमने 200 जॉल वाली पीछे एनर्जी लगाई थी ना थ्रेशोल्ड, उससे इनकी एनर्जी ज्यादा है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट इसी तरीके से ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपकी बुक का लगाया है कि आपके पास ए और बी है, ये क्लोज हो रही है, स्लो डाउन हो गए और स्लो डाउन होके क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तो बेटे इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और बेटे अगर ये स्लो डाउन होके कोलाइड कर रहे हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, तो इनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, आपके पास कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ बेटे ये डायग्रामेटिकली जरा देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ देखना है। ये मैंने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। बेटे एंडोथर्मिक की ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है और बेटे यहां से लेके यहां तक आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है, और बेटे आपको पता है यहां से लेके यहां तक आपके पास कौन सी है, बैकवर्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अब आप देखिए बेटे बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज अ सम ऑफ, ये दो छोटी लाइंस का सम है, फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच का सम है, राइट। जबकि बेटे एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो है ना आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है, दिस इज डेल्टा एच एंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी इज द सम ऑफ दीस टू एक्टिवेशन, these two smaller lines, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स एंड डेल्टा एच। बेटे आप लोगों ने क्या करना है इसमें ना, जिस तरह बताने का मकसद ये कि जैसे मैंने आगे आपके लिए एक सवाल लगाया, इस टाइप के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटे देखिए बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका हुआ है। बेटे देखिए डेल्टा एच, देखो ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है, राइट। तो बेटे आपको पता है कि मेरे पास ये एक्सोथर्मिक है, आपके पास डेल्टा एच जो है ना वो -50 है, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की है। अब आपको क्या कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, विच स्टेटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन 80 किलो जॉल पर मोल, यस बेटे यस बिल्कुल, ये इतनी बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर बैकवर्ड। तो मैंने क्या कहा था, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज सम ऑफ टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। इन दोनों का बेटे आप सम कर लो तो ये आपको नजर आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड निकालने के लिए आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच कर लो। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बन गया, बी द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज +30, बेटे +30 नहीं बल्कि -50 है। The enthalpy change for forward reaction is +50 नहीं, it is -50. The enthalpy change for the reverse reaction is +30. बेटे रिवर्स रिएक्शन के लिए अगर आप लोगों ने, वो कहता है जी रिवर्स रिएक्शन के लिए आपके पास क्या है, the enthalpy change for a reverse reaction is +30, बेटे this is totally incorrect। हमारे रिवर्स रिएक्शन के लिए enthalpy नहीं बल्कि enthalpy तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है, चेंज है। सो बेटे आपने यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बेटे अगर आपके पास किसी भी तरह का सवाल आ जाए तो आप लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज करना है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिससे आप कोई भी सवाल जल्दी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नाउ बेटे जल्दी से एमसीक्यू, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वीकन द एक्जिस्टिंग बॉन्ड टू एन एक्सटेंट दैट कैन बी ब्रोकन थ्रू कोलिजन। बेटे कोलिजन के थ्रू जो आपके पास होते हैं बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसके लिए जो एनर्जी आपको होती है, रिक्वायर्ड होती है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन रिएक्शन, बेटे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस के बेटे आपको बताया ना यहां से ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो बेटे इस रिएक्टेंट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाना है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस वन शॉट।